गुड मॉर्निंग। हम लोग मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ रहे थे। मैं नोट कर लूँ। आज हम लोग बचा हुआ जो उसमें का प्रश्नोत्तर है उसकी बात कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक किया था कि फादर कामिल बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि कैसे प्रस्तुत की, इस पर हमने बात कर लिया था। अब है आशय स्पष्ट कीजिए। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। कहने का अर्थ यह है, इसका आशय स्पष्ट करना है कि जब फादर कामिल बुल्के की मृत्यु हुई और उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, तो उस समय वहाँ जो भी लोग थे, जितने भी लोग थे, सबकी आंखें नम थी। तो उनको गिनना व्यर्थ था। उनको गिनना ऐसा था मानो आप स्याही बर्बाद कर रहे हैं कागज़ पर। उनको गिनकर उनके नाम लिखना स्याही बर्बाद करना है। अब सीधा समझिए कि जितने लोग वहाँ थे उपस्थित, जो भी उनके प्रियजन थे, जो उनको जानने वाले थे, जो भी व्यक्ति वहाँ उपस्थित थे, सबकी आंखें नम थी, सबकी आंखें भीगी हुई थी, सभी दुखी थे। इसका आशय यहाँ यही है लेखक का। दूसरा है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। तो आप जब संगीत, उदास शांत संगीत का मतलब हुआ जब आप शांति से कोई बहुत ही शांत संगीत सुनते हैं, जब आप शांति से बैठे होते हैं और कोई शांत संगीत सुनते हैं, तो उसमें एक उदासी तो होती है, लेकिन वो आपके मन को उदास नहीं करती है, शांत करती है, एक स्थिरता देती है। तो यहाँ इसलिए कहा गया कि जब फादर कामिल बुल्के को याद करते हैं तो उनका एक जो उनका शांत व्यक्तित्व था, जो करुणा से भरा हुआ था, जो ममता और स्नेह से भरा हुआ था, वो मन को एक शांति देता है। जैसे कि कोई उदास शांत संगीत सुनने पर मन को शांति मिलती है, उसी तरह की शांति फादर को याद करने पर मन को मिलती है। इसीलिए उसकी तुलना की गई उदास शांत संगीत से। कहने का अर्थ कि उनका जो व्यक्तित्व था फादर का, वो बड़ा ही शांत और करुणापूर्ण था। उसको याद करने से मन को उतनी ही शांति मिलती है जितना उनको देखने से मिलती थी या उनकी बातें सुनकर मिलती थी। अब है रचना और अभिव्यक्ति। आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? आपने पढ़ा है, अनेक लोगों से सुना होगा कि भारत की प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा थी। भारत को एक जो विश्व गुरु की बातें होती है, तो भारत कई क्षेत्रों में विश्व में बड़ा आगे था। यहाँ की जो यहाँ के संस्कार, यहाँ की संस्कृति बड़ी समृद्ध थी और उसकी चर्चा दूसरे देशों में होती थी। यहाँ का साहित्य भी बड़ा प्रसिद्ध था। वेद वगैरह के बारे में लोग जानना चाहते थे, गीता या जो भी और यहाँ के साहित्यिक जो भी चीज़ें थी यहाँ की, तो उनकी प्रसिद्धि बड़ी दूर दूर तक थी। यहाँ की औषधियाँ, यहाँ के मसाले, हर चीज़ बाहर बहुत प्रसिद्ध थे दूसरे देशों में। तो हो सकता है कि फादर कामिल बुल्के ने यहाँ की सांस्कृतिक समृद्धि के बारे में सुना हो, यहाँ के जो धर्माचार्य होते थे उनके बारे में सुना हो, लोगों यहाँ जो ज्ञानी जन थे उनके बारे में सुना हो। तो ये सब सुनकर वो प्रभावित हुए होंगे और उन्होंने निर्णय लिया होगा कि मुझे भारत जाकर काम करना है। यहाँ की गरीबी के बारे में भी सुना हो, ये भी, और वो भी बड़ा प्रसिद्ध रहा। तो या काम करने के लिए ये एक अच्छा क्षेत्र है जहाँ आपके लिए बहुत सारे काम हैं। आप अगर समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हर वर्ग, हर तबके के लोग यहाँ पर्याप्त मात्रा में थे। तो ऐसी चीज़ें उन्होंने सुनी होगी और उनके मन में आया होगा कि वहीं चल के कुछ किया जाए। तो ये सब कारण हो सकते हैं।
बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर कामिल बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? जब उनसे पूछा जाता था, वो एक सन्यासी थे, उनका घर परिवार से कोई मतलब नहीं था, किसी तरह के मोह में उनको नहीं रहना था, लेकिन जब उनके देश के बारे में पूछा जाता था, उनकी जन्मभूमि के बारे में पूछा जाता था, वो कहते थे देश तो मेरा भारत है। तब उनसे पूछा जाता कि जन्मभूमि आपकी याद आती है क्या? तो वो बताते हैं कि रैम्स चैपल जो शहर था, जो उनकी जन्मभूमि थी, वो बहुत ही सुंदर है। तो उनकी जो भावना व्यक्त होती है कि उनको जन्मभूमि से बड़ा लगाव था। हर व्यक्ति को होता है, प्रायः हर व्यक्ति को अपनी जन्मभूमि प्रिय होती है, चाहे आप कहीं भी जन्म लेते हैं। आपको ये नहीं लगा कि ये कहाँ जन्म ले लिया, यहाँ से भाग जाएं। हो सकता है कई बार परेशानियों में आके आप ऐसा सोचें, लेकिन आप जब कहीं और चले जाएंगे रहने, तो आपको वो जगह याद आएगी जहाँ आपका बालपन बीता होगा। तो वो एक तरह से हमारे दिमाग में जुड़ जाता है। तो उनकी यही भावनाएं व्यक्त हो रही है कि उनको अपनी जन्मभूमि से बड़ा प्यार था और कहीं ना कहीं वो उसको मिस कर रहे थे, उसको याद करते थे, उस जगह को। उनके मन में उसकी स्मृतियाँ कहीं ना कहीं दबी हुई थी। अब आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? तो हर व्यक्ति, जैसा कि मैंने कहा कि उसको अपनी जन्मभूमि से प्यार होता है, तो आप अपने जन्मभूमि के बारे में इसमें लिखिएगा कि आपकी जन्मभूमि कौन सी है, आप उसको कैसे देखते हैं, आपको वह कैसा लगता है, वहाँ क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, आप इसको लिख सकते हैं। वो अपने विचार से आपको लिखना है। कल मैंने निबंध की बात कही थी कि मेरा देश भारत विषय पर 200 शब्दों का निबंध लिखिए। एक इसमें भाषा अध्ययन में दिया हुआ है, तो अच्छा विषय है। आप बचपन से लिखते आ रहे हैं, लेकिन अब आप 10वीं क्लास के हिसाब से इस पर एक निबंध लिखिए कि क्या आप भारत के बारे में जानते हैं, क्या सोचते हैं, कैसा है आपका देश। तो इसमें आप अनेक चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज़ है भारत के। मैं कुछ चीज़ें ऐसे ही आपको बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ी मदद मिले। जब भारत की बात होती है तो सबसे पहली बात होती है, यह एक बड़ा देश है, बड़ा क्षेत्रफल में नहीं है लेकिन जनसंख्या में एक बड़ा देश है। तो यहाँ की संस्कृति की बात होती है कि यहाँ इतने तरह के लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म, अलग अलग रूप रंग वाले बहुत सारे लोग रहते हैं अलग अलग क्षेत्रों में भारत के, लेकिन वो एक साथ रहते हैं। जिनका हर चीज़ अलग होता है, उनके रीति रिवाज, उनकी भाषा, उनका रहन सहन, सब कुछ अलग है, लेकिन फिर भी वो साथ रहते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ विविध प्रकार के लोग एक साथ रहते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। उसके बाद सब एक दूसरे के त्यौहार में शामिल होते हैं। तो एक तरह की जो धर्मनिरपेक्षता है, यहाँ किसी धर्म के प्रति लोग कट्टर नहीं हैं कि नहीं यही धर्म होना चाहिए। वो समाचार और नेताओं की बात को छोड़ दीजिए, जो सच्चाई है उसकी बात करेंगे हम लोग। वो जो बातें होती है समाचार पत्रों में, समाचारों में, या जो नेता लोग बोलते रहते हैं, वो उनके अपने स्वार्थ के लिए होता है। उसमें अलग अलग कारण होते हैं कि कभी किसी धर्म को कट्टर बताया, कभी किसी धर्म को कट्टर बताया, कभी किसी धर्म का होना ही सबसे गर्व की बात बता दिया। ये भारत की संस्कृति नहीं रही है। भारत में हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सम्मान करता है। व्यक्ति से मेरा मतलब है कि एक धर्म, एक अलग तरह के संस्कृति वाला व्यक्ति दूसरी तरह के संस्कृति वाले व्यक्ति को सम्मान देता रहा है। यही भारत है। यहाँ जितने भी राज्य हैं उसमें अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, आकार प्रकार भी अलग अलग है। कहीं नाक चपटा है, कहीं नाक खड़े हैं, कहीं रंग काला है, कहीं गोरा है, कहीं बाल घुंघराले हैं, कहीं बाल सीधे हैं। आपको हर तरह के लोग यहाँ मिलेंगे। मुझे लगता नहीं है कि इतनी तरह की भाषा, इतने तरह के लोग किसी और देश में रहते होंगे, लेकिन सब साथ रहते हैं। 130-135 करोड़ लोग हो गए हैं और सब जिंदा हैं, सब चल रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं। अगर यहाँ सब कुछ बुरा होता जैसा कि आजकल सुनने को मिलता है, तो फिर इतने लोग एक साथ रह नहीं पाते, सब मर कट जाते।
एक दूसरे को मार काट डालते। ऐसा है नहीं, वो बहुत कम प्रतिशत के लोग हैं जो ऐसी बातें फैलाते हैं और ऐसी बातों पर बातें करते हैं या भरोसा करते हैं। ठीक है, तो वो हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति मिलजुल कर रहना है और यही भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। यही हजारों सालों से चली आ रही है। यहाँ कितने तरह की चीज़ें हुई लेकिन कुछ भी बदला नहीं, उससे हम आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, तो एक ये बात हो गई। दूसरा जो इसमें मुद्दा है कि भारत ने अपने जो इसका इतिहास रहा है इसमें अनेक तरह के संघर्ष आए हमारे सामने। सबसे पहले यहाँ जो राजाओं का शासन था वो दौर देखा हमने, जिसमें अशोक हुए, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य हुए और भी नामी हर्षवर्धन हुए, बहुत सारे हुए। धीरे धीरे बदलता बदलता चला गया आगे। फिर मुस्लिम शासक हुए जिसमें कई बड़े बड़े नाम हैं। उसके बाद बाहरी मुस्लिम शासक आए जो मुग़ल के नाम से जाने गए, बाबर से शुरू हुआ। उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन हुआ। तो ये सब भारत ने देखा और इससे आगे बढ़ा। इसका इसके संस्कृति पर कोई नकारात्मक बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। पहले भी सब मिलकर रहते थे, आज भी सब मिलकर रहते हैं। अंग्रेज़ों से संघर्ष किया गया, आज़ादी पाई। मुग़लों के साथ भी संघर्ष चलते रहे, अलग अलग जगहों पर होते रहे, जैसे महाराणा प्रताप वगैरह करते रहे। उसके बाद अंग्रेज़ आ गए तो अंग्रेज़ों से लड़ाई हुई, अलग अलग तरीक़ों से हुई। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के महात्मा गांधी तक हुआ जो दौर था उनका। तो महात्मा गांधी का दौर आया बाद में, पहले रानी लक्ष्मीबाई का दौर आया 1857 के समय में, स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत इसको कह सकते हैं आप। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें भारत में हुई। आपको लेकिन 200 शब्दों में ही लिखना है तो आपको चीज़ें छोटी छोटी करनी होंगी। 200 शब्द मतलब 20-25 पंक्ति। तो ऐसी चीज़ें भारत में हुई लेकिन भारत बदला नहीं। बदला नहीं का मतलब ये नहीं कि वो खराब रह गया, बदला, अच्छाई की तरफ बदला। भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? भारत चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में दोनों में बहुत आगे हुआ करता था। भारत में सुश्रुत जैसे चिकित्सक हुए हैं, सुश्रुत और चरक जैसे चिकित्सक हुए हैं। सुश्रुत जो थे वो शल्य चिकित्सक माने जाते हैं। बनारस के राजा दिवोदास थे, उनका शिष्य माना जाता है उनको। बाद वाला जो वैदिक काल हुआ है, मतलब ईसा से 300-400 साल पहले हुए होंगे, तो उस दौरान वो शल्य चिकित्सा किया करते थे और बड़े ही उत्तम कोटि की शल्य चिकित्सा किया करते थे। तक्षशिला और नालंदा का नाम आपने सुना है। शिक्षा में उसका कोई जोड़ा नहीं था। ये दोनों आज के समय से कहें तो यूनिवर्सिटीज़ थी, विश्वविद्यालय थे। नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय, विश्व में इसका नाम था। तो बौद्ध धर्म, बुद्ध यहीं हुए, महावीर यहीं हुए, ये सब तो हुए ही। तो सुश्रुत की बात मैं कर रहा था, थोड़ा और उस पर बोलता हूँ कि सुश्रुत एक ऐसे चिकित्सक थे जिन्होंने शल्य चिकित्सा में नए नए प्रयोग किए उस जमाने में, ईसा से पूर्व 300-400 साल पहले। उस जमाने में उन्होंने शल्य चिकित्सा किया और उस पर किताब लिखी। उसमें उनके जो प्रयोग की चर्चा है, प्रयोगों की, जैसे आज के समय में जो स्टिच दिया जाता है, टाँके लगाए जाते हैं, तो वो कैसे करते थे? तो वो एक चींटी, काला वाला चींटा होता है, वो कहीं पर काटेगा तो उसके आगे ऐसे सूंड जैसा होता है, उससे वो पकड़ लेता है बहुत जोर से, छोड़ेगा ही नहीं जल्दी। तो वो क्या करते थे, वैसी चींटियाँ पकड़ कर रखते थे। अब किसी का घाव ज़्यादा चिरा हुआ है या पेट के अंदर, मान लो ऊपर वाला तो सिल जाता था अलग अलग तरह के धागों से, अंदर का अगर कोई शल्य चिकित्सा किया गया तो उसमें वही चींटे चिपका देते थे। वो ऐसे पकड़ लेता था चमड़ा को दो तरफ से और ऊपर का हिस्सा उसका काट के हटा दिया जाता था, वो पकड़े ही रहता था। फिर ऊपर से सिल दिया जाता था तो अंदर वो गल के ख़त्म हो जाता था। आज जो कैटगट वगैरह का कॉन्सेप्ट है, जो पेट के अंदर जो सिलाई की जाती है, वो तो अंदर ही गल के ख़त्म होता है। तो वो उस समय चीटा से करते थे। जो ट्रेनिंग देते थे वो, जो आज मेडिकल कॉलेज में जो डेड बॉडीज़ के साथ सिखाया जाता है,
स्टूडेंट्स को। वो चीज़ वो कैसे करते थे, तो किसी का शव जो होता था उसको पानी में रख दिया जाता था फूलने के लिए। कुछ दिनों में वो मुलायम हो जाता था, फूल जाता था, खराब होने की स्थिति से पहले का जो होता है। तो उसको खजूर का जो डंठल होता है उसको बढ़िया से कूच के कहिए, उसको पूरा उस ब्रश जैसा बना लेते थे, पेंट के ब्रश जैसा, और उससे वो चमड़ी का ऐसे ऐसे करने पर जो सेल्स होते हैं, जो स्किन होता है वो हट जाता था, और पूरा जो तंत्रिका तंत्र होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है नस वाला, वो दिखाई देने लगता था। तो वो अपने शिष्यों को सिखाते थे कि कैसे नस कहाँ से कहाँ गया है, कहाँ से क्या कर रहा है। तो उस ज़माने में उन्होंने इतना दिमाग लगाया था। चरक दूसरे थे, उनको फिजिशियन कहा जाता है। वो शल्य नहीं करते, शल्य मतलब ऑपरेशन हो गया, शल्य चिकित्सा का मतलब सर्जरी। वो सुश्रुत सर्जन थे और शल्य जो थे वो फिजिशियन थे। क्या बोला मैंने, चरक जो थे उनकी भी किताब है चरक संहिता। सुश्रुत की है सुश्रुत संहिता, जिसमें 120 प्रकार के औजारों का वर्णन है शल्य चिकित्सा के लिए। और चरक ने चरक संहिता लिखा, जो आज भी आयुर्वेद में पढ़ाया जाता है। ये दोनों किताबें पढ़ाई जाती हैं। तो उसमें उन्होंने दवाओं के प्रयोग से बीमारी ठीक करने का उस दौरान किया। पतंजलि हुए जिन्होंने योग की शिक्षा दी लोगों को। तो ऐसे बहुत से लोग हुए। वो स्वर्ण काल माना जाता है चिकित्सा में भारत का, और इस शिक्षा में भी जो नालंदा और तक्षशिला का समय था उसको स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो ऐसे हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लिख सकते हैं निबंध के तौर पर। तो आपको तो 200 शब्दों का लिखना है, तो आपको बहुत विस्तार में नहीं जाना है, लेकिन आप चर्चा इनकी करते हुए लिख सकते हैं। थोड़ा आज की भी चर्चा उसमें कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक निबंध लिखिएगा। उसके बाद एक प्रश्न है, आपका मित्र हडसन एंड्री ऑस्ट्रेलिया में रहता है। उसे इस बार की गर्मी की छुट्टियों के दौरान भारत के पर्वतीय प्रदेशों के भ्रमण हेतु निमंत्रण के लिए पत्र लिखना है। तो पत्र का जो फॉर्मेट होता है उसमें आपको लिखना है। उसमें आप यहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों की थोड़ी सी विशेषता बताते हुए उनको आमंत्रित कीजिए कि आप आइए, यहाँ हम लोग मिल करके घूमेंगे। उत्तराखंड हो गया या सिक्किम हो गया या हिमालय का जो भी क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इधर के जो भी राज्य हैं पूर्वोत्तर के, उनके बारे में आप लिख सकते हैं। आपको जो भी पसंद आए आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें आप कर सकते हैं। समुच्चय बोधक छांट कर लिखना है, जैसे और की, तो, जो, ये सब जो होते हैं। और लेकिन फादर कामिल वुल्के का जो शब्दकोश है, अगर किसी के पास हो तो उसको देखिएगा। अगर कोई समर्थ हैं तो उसको खरीद सकते हैं। अगर डिक्शनरी खरीदना हो तो आप वो खरीद सकते हैं। वो एक अच्छी डिक्शनरी, अच्छा शब्दकोश माना जाता है। तो यही सब बातें हैं इसमें। आप पाठ को पढ़िएगा, बाकी जो मैंने और बातें कही हैं उनको ध्यान दीजिएगा। निबंध जरूर लिखिएगा और पत्र, और प्रश्नोत्तर बनाते समय, लिखते समय आप पाठ को कई बार पढ़िएगा तो आपकी समझ में बातें और भी आएंगी। जितना मैंने कहा है हो सकता है आप उससे बेहतर लिखें। लिखना ही चाहिए, और उसको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। किताबी शब्दों में बिल्कुल मत लिखें, आप अपने शब्द उसमें डालिए, अपने विचार डालिए, तभी वो एक अच्छा उत्तर माना जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल कुछ शब्दों की बात करेंगे, जो कठिन शब्द होगा इसमें होंगे, उनकी बात कल कर लेंगे। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।